रेगिस्तान में जीवन। इसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटीज में चैप्टर 9 में हमें शीतोष्ण घास स्थलों के जीवन के बारे में देखने को मिल रहा है और चैप्टर 10 में रेगिस्तान के जीवन के बारे में। और यहाँ पे जो नई एनसीईआरटी है उसमें ऐप और क्रोम में तो चैप्टर 10 खुल ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम चैप्टर 10 को अपनी ओल्ड एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे। उसके पहले हम रेगिस्तान में जीवन को देख लेते हैं। तो हो सकता है आपको चैप्टर 9 की जगह 10 और 10 की जगह 9 मिले, तो नंबरिंग से क्या फर्क पड़ता है। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे हों, पशु हों या फिर हम मनुष्य, जल के बिना हम में से किसी का जीवन संभव नहीं है। फिर ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहाँ पे पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चराने के लिए घास ना हो और फसलों को उगाने के लिए जल ना हो, वहां पे जीवन जीना कितना कठिन होगा, हम इसे अपने इस अध्याय में देखेंगे। हम विश्व के उन स्थानों के बारे में जानेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ आग की तरह गर्म होते हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर ये रेगिस्तान गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहां लोग कृषि के लिए बस जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रेगिस्तान कहते किसे हैं। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान और विरल वनस्पति होती है। इससे पहले मिडिल स्कूल तक कई बार शायद जब हम रेगिस्तान की कल्पना करते थे तो हमारे सामने एक रेत से भरा हुआ क्षेत्र आ जाता था, जो जहाँ का तापमान हम इमेजिन करते थे कि बहुत गर्म होगा, लेकिन नहीं। रेगिस्तान का तापमान बहुत उच्च के साथ बहुत निम्न भी हो सकता है। रेगिस्तान बहुत ठंडे होने के साथ और बहुत गर्म भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा लद्दाख का रेगिस्तान, वो एक ठंडा रेगिस्तान है। हमें पहले यहाँ पे देखना है हमारे हॉट डेजर्ट, हमारे गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में। सहारा का रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका के बड़े भाग पे फैला हुआ है और ये वर्ल्ड का, हमारे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसका अनुमान हम ऐसे लगा सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि कितना अधिक है। हमारा जो सहारा रेगिस्तान है ये लगभग 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश कौन कौन से हैं इसे हम मैप से देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए, ये है हमारा सहारा मरुस्थल या फिर हमारा सहारा रेगिस्तान जो हमारे अफ्रीका महाद्वीप में है। इसको 11 अलग अलग देश टच करते हैं, जो है माली, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, सहारा यानी कि पश्चिमी सहारा, मोरक्को और मोरितानिया। जैसा कि हमने अभी बात की कि जब भी हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, लेकिन जो सहारा मरुस्थल है यहाँ पे बालू के विशाल परतों के साथ साथ है बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार। अब ये पठार क्या होते हैं ये हम पहले देख चुके हैं कि पठार हमारी समतल भूमि के कुछ उठे हुए भाग होते हैं जिनका जो ऊपरी भाग है वो सपाट होता है, समतल होता है। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पे 2500 मीटर से भी ऊंची है हमारे सहारा रेगिस्तान में। ये देखिए यहाँ पे सहारा रेगिस्तान का चित्र भी दिया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बालू के मैदानों के साथ यहाँ पे हमें यहाँ पठार भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे साइड के बॉक्स में एक इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि हमें जान के आश्चर्य होगा कि जो आज का सहारा रेगिस्तान है ये एक समय में पूर्ण रूप से हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ये बात हमें पता चली है कि यहाँ पे नदियां और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियां जैसे सामान्य जानवर यहाँ पाए जाते थे, परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। चलिए अब हम देखते हैं हमारे गर्म रेगिस्तान सहारा की जलवायु के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु है ये बहुत अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। यहाँ की वर्षा ऋतु बहुत कम समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। नमी संचय होने की अपेक्षा यहाँ पे वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं।
दिन के समय का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, जिससे जो रेत और चट्टानें हैं वो बहुत अधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है, और जहाँ दिन का तापमान इतना अधिक गर्म होता है वहीं रात अत्यधिक ठंडी होती है। यहाँ पे जो तापमान है वह गिरकर हिमांक बिंदु यानी कि लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बताया गया है कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में यानी कि 1922 में 57.7 यानी कि 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यहाँ पे मैंने सन को भी सेल्सियस जैसे पढ़ दिया। चलिए आगे बढ़ते। वनस्पति और प्राणी जाति यानी कि सहारा रेगिस्तान के फ्लोरा और फौना के बारे में। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस और खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि मरुद्यान कहते किसे हैं। देखिए, जब रेत पवन उड़ा ले जाती है, मतलब कि जो रेत है उसको पवन उड़ा के ले जाती है, तो वहां पे एक गर्त बन जाता है, एक गड्ढा जैसा बन जाता है, जहाँ पे इस गर्त में जो भूमिगत जल है यानी कि जो अंदर का जल है धरती की सतह के, वो जल सतह पे आ जाता है। वहां पे मरुद्यान का निर्माण होता है। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं और लोग इनके आसपास निवास करते हैं। और लोग कहाँ निवास करते हैं? जहाँ पे वो कृषि कर सके, कुछ फसल उगा सके। यहाँ पे ये खजूर के पेड़ और अन्य फसल उगाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आज सहारा की जो सांस्कृतिक जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आ रहा है। क्यों आ रहा है? वही हमारे विकास के अंधी दौड़ के कारण। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पे सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रकों ने ले लिया है। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैसों के कार्य में नौकरी ढूंढ रहे हैं। जबकि कहीं ना कहीं यहाँ का जो स्थानीय रोजगार था, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वे नौकरी की तलाश में, अन्य साधनों की तलाश में दूसरे क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने हमारे गर्म रेगिस्तान सहारा का अध्ययन किया। अब हमें जो देखना है वो है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। लद्दाख, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश, यानी कि लद्दाख से तात्पर्य है पर्वतीय दर्रे के देश से। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में स्थित है काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत। अब इसको मैप से देखिए, और ऐसी लोकेशन हमें याद रखनी पड़ती है कि हमारे लद्दाख के उत्तर में है काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत। लद्दाख से होके अनेकों नदियां भी बहती हैं, जिनमें प्रमुख है हमारी सिंधु नदी। ये नदियां गहरी घाटियों और महाखंडों यानी कि गॉर्ज का निर्माण करती हैं। इसके अलावा लद्दाख में अनेक हिमानियां भी हैं, जैसे कि गैंगरी हिमानी। हिमानियां किसे कहते हैं? हिमानियां कहते हैं पर्वतों पर स्थित विभिन्न बर्फ की नदियों के बारे में। इस सबको अपने पिछले चैप्टर्स में अच्छे से कवर कर चुके हैं। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु की पतली परत होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता से महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, परंतु रात में यह तापमान है 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि ये हिमालय के वृष्टिशाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है।
मुश्किल से लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज चलाने वाले सूर्यताप का अनुभव करता है। हमें जान के आश्चर्य होता है कि अगर हम सूर्य की धूप में इस तरीके से बैठे कि जो हमारे पैर हैं वो छांव में हो, तो हम एक ही समय पे आधे धूप में होंगे और आधे छांव में, और इसके कारण हम एक ही समय पे ऊष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं, यानी कि सरद गर्म से ग्रसित हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे भारत के जम्मू कश्मीर में लद्दाख की लोकेशन दिखाई गई है इस मैप में। ये है हमारी लद्दाख श्रेणी और ये है हमारा लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। और फिलहाल तो लद्दाख बहुत अधिक न्यूज में भी है। अब लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो अब तो हमारे लिए लद्दाख की लोकेशन, इसके बारे में सब कुछ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। लद्दाख को ना खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। चलिए, लद्दाख की जलवायु को देखने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ के फ्लोरा और फौना के बारे में, यानी कि यहाँ की वनस्पतियों और यहाँ के प्राणी जाति यानी कि वन्य जीवों के बारे में। यहाँ की वनस्पति बहुत विरल है। क्यों? यहाँ की उच्च शुष्कता के कारण। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में शरपत, विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। इसके अलावा अभी हमने शरपत और विलो वनस्पति के बारे में देखा। क्रिकेट का जो सबसे अच्छा बल्ला है वो शरपत पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है, जो कि हमारी लद्दाख घाटी में मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं, जिनमें रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन और हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ पक्षी प्रवासी हैं, प्रवासी यानी जो दूसरे देश से आए हुए हैं। इसके अलावा लद्दाख के पशुओं की बात की जाए तो यहाँ पे जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विभिन्न प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का प्रयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चलिए, अब हम देख लेते हैं लद्दाख रेगिस्तान के लोगों के बारे में। हम लद्दाख और तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बारे में एक समानता देख सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो या तो मुसलमान होते हैं या फिर बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, शे और लामायूरू। पे हम एक थिक्से मठ का चित्र भी देख सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ लद्दाख के जो निवासी होते हैं वो जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं। और ठंड में कौन सी खेती करते हैं? कोई सी नहीं, क्योंकि ठंड में यहाँ की जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि ये लोग खेती कर ही नहीं पाते। इसीलिए शीत ऋतु में जलवायु के कष्टकारी होने के कारण यहाँ के लोग स्वयं को धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में ही व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वास्तव में विश्व की सभी महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी ही होती हैं। लद्दाख की महिलाएं केवल घरों में ही और खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानों को भी संभालती हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है वो लेह के जोजिला दर्रे होते हुए कश्मीर की घाटी को जोड़ता है। मनाली लेह राजमार्ग है, ये 4 दर्रों से गुजरता है। 4 दर्रे कौन कौन से हैं? रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगा लाचाला और टंगलंगला। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलते हैं, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। हम जानते हैं कि हमारा जो कश्मीर का क्षेत्र है वहां पे सड़कों पे कितनी अधिक बर्फ जम जाती है कि हमें कई बार सड़कों को बंद करना पड़ता है। इसके अलावा इन क्षेत्रों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो है पर्यटन। देश विदेश से अनेकों पर्यटक यहाँ पे आते हैं गोपा दर्शन के लिए, घास के मैदानों और हिमनदों की सैर के लिए और यहाँ के उत्सवों और अनुष्ठानों को देखने के लिए, उनमें हिस्सा लेने के लिए। परंतु यहाँ भी आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीख लिया है।
जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार और मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने अपने दोनों गर्म रेगिस्तान सहारा और ठंडे रेगिस्तान लद्दाख के बारे में देख लिया, वहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों और लोगों के बारे में देख लिया। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं अपने उन टॉपिक्स को जिन्हें हमने स्टार्टिंग में देखा था।